हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे हमारे प्यारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 100% क्वालिटी रिच एजुकेशन। और सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं प्रॉपरली अरेंज्ड इन प्लेलिस्ट फॉर्मेट, ताकि आपको किसी भी वीडियो को, किसी भी सेशन को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी क्वेश्चन को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। बड़े ही आसान तरीके से आपके लिए सारी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं। आप क्लास के से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास के बच्चे हो, किसी भी सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी हो, क्वालिटी वाली पढ़ाई की बात कर रहा हूं, तो मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। बिकॉज हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। कोई चार्ज नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट नहीं करनी है आपको। बढ़िया तरीके से बस आपको रेगुलर आना है हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर वेबसाइट पर या फिर हमारी एप्लीकेशन पर, और रेगुलरली आपको वीडियोस देखने हैं और रेगुलरली आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम के अपने बढ़िया वाले प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 यानी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, और जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अपना दिल्ली बोर्ड या फिर राजस्थान बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हैं, तो भाई आपके लिए भी बहुत बढ़िया सुविधा हम लोगों ने बनाई रखी है। आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, क्वालिटी वाली पढ़ाई कर सकते हैं। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस देखकर आप अपनी बढ़िया वाली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, और भाई टॉपर बनने की कहानी अपनी शुरू कर सकते हैं, है ना। बढ़िया वाली पढ़ाई करनी है तो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल आपको चूज करना है। चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो इंग्लिश मीडियम चैनल, हिंदी मीडियम का बच्चा हो तो हिंदी मीडियम चैनल। दोनों ही जगह हम आपको पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस कवर अप कराते हैं, बिल्कुल लाइव क्लासेस अटेंड कराते हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं, आपको मोटिवेशनल वीडियोस दिए जाते हैं, आपको शॉर्ट्स के थ्रू आपको मार्क्स कैसे गेन करना है, 1 शॉट 1 मार्क्स, 1 मिनट 1 मार्क्स, बहुत सारी, मतलब आप यकीन करो आपके एग्जाम में जो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस टाइप के कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं, सब कुछ कवर अप कराया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं क्लास 6 से क्लास 12, तो सुन लो, डिटेल में मैं लास्ट में बताऊंगा। आप हमारी वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और अपने लिए बहुत बेहतरीन इंडिया के बेस्ट नोट्स आप पा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा लास्ट में इस वीडियो के, तब तक बने रहिए। क्लास 12 के बच्चों, आज जीशान सर के साथ अपन पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के एमसीक्यूज, दैट इज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार, बहुत सारे हैं। मैं 1 से लेकर 10 तक लेकर आया हूं, चाहता तो मैं 1 से लेकर 20 इसी पार्ट में ले आता, पर यार क्या है ना, 2-3 पार्ट्स में एमसीक्यूज दे दूंगा तुमको, तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए आज इस वीडियो में, आज इस सेशन में हम एमसीक्यूज देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 10, नेक्स्ट में 11 to 20, फिर और भी आएंगे तो और भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। एमसीक्यूज देखो, प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़िया वाला चैप्टर था यार, ये अपना चैप्टर खत्म हो चुका है, एमसीक्यूज शुरू हो गए हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले बेटा प्लीज पेन कॉपी लेकर बैठो, पेन पेपर, प्रैक्टिस करते रहना, पेशेंस रखना, और फिर प्रोग्रेस आपके पास आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन जीशान सर के साथ, ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल चुन्नू मुन्नू घटिया क्वेश्चन है, बिल्कुल लुल क्वेश्चन है, बिल्कुल झंडू बाम क्वेश्चन है। क्यों सर? देखो बताता हूं, सुनो। बात नंबर 1, एक फंक्शन है विच गोज फ्रॉम ए टू बी, है ना। एक फंक्शन इन्होंने डिफाइन किया है, और ये फंक्शन इन्होंने बोला है कि भैया ए से बी पे जा रहा है। अब आपको पता है ना ए से बी का मतलब, पढ़ाई कर रखी है ना बेटा, ये इनपुट और ये आउटपुट। यहां से डोमेन कहते हैं कि भैया यहां इनपुट छुपे हुए हैं, सारे के सारे ए के अंदर जो भी मौजूद है, ए के अंदर जो भी मौजूद है वो सारे के सारे इनपुट हैं, वो सारे के सारे डोमेन है, ठीक है सर। बी के अंदर जो मौजूद है उनमें से कुछ आपको आउटपुट जैसा दिख सकता है, तो ये कोडोमेन है। कोडोमेन पूरा का पूरा आउटपुट नहीं होता, ध्यान रखना, कुछ कंडीशंस में हो जाता है पूरा का पूरा आउटपुट जब फंक्शन ऑन टू हो, है ना। लेकिन हर कंडीशन में आपको पूरा का पूरा कोडोमेन, पूरा का पूरा आउटपुट यानी रेंज बना हुआ नहीं मिलेगा। रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ आउटपुट्स, कोडोमेन का मतलब होता है सेकंड सेट, पूरा सेकंड सेट, और डोमेन मतलब पूरा फर्स्ट सेट, पूरे के पूरे इनपुट्स होते हैं। डन सर। अब इन्होंने हमसे कहा है कि fx इज इक्वल टू, डिफाइन करके दे दिया, fx इज इक्वल टू बेटा 4x + 7,
ठीक है सर, डन, बिल्कुल सर, है ना। fx इज इक्वल टू 7 और x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर। तुमको समझे, अगर इनपुट रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो हमारा फर्स्ट सेट ए जो है ना वो ये रियल नंबर ही है, ये रियल नंबर का ही सेट है, समझे भाई। एक बात बताओ, x कहां से आता, x जो है वो रियल नंबर है, जो x है वो इनपुट है और इनपुट आता पहले सेट से, तो इसका मतलब सेट ए पूरा का पूरा सेट रियल नंबर का सेट है, याद रखना। डन सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतनी बात हमको अच्छे से समझ में आ गई। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर जी अब ये कह रहे हैं बताओ ये क्या है, 1 1 है, मैनी 1 है, ऑड है, इवन है। ऑड और इवन को तो वैसे ही काट दो, हमने ऑड फंक्शन इवन फंक्शन तो पढ़े नहीं है, तो मैनी वन और या फिर 1 1 इन्हीं में से कुछ हो सकता है। चलो 1 1 ट्राई करते हैं, हो सकता है ये 1 1 फंक्शन हो। 1 1 देखते हैं, 1 1 आपने पढ़ा है ना क्या होता है, बिल्कुल सर पढ़ा है। अब 1 1 फंक्शन अगर हमें चेक करना हो तो हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले सुनो, अगर हमें 1 1 फंक्शन चेक करना हो तो हम सबसे पहले दो इनपुट्स को लेट करते हैं, दो इनपुट्स। अच्छा सर, इनपुट क्या होता है, इनपुट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू को इनपुट कहते हैं, ठीक है सर। तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास दो इनपुट हैं, लेट x1 एंड x2 आर टू इनपुट्स, दो इनपुट है x1 और x2। अब इनपुट कहां से है, इनपुट x r से, रियल नंबर है, तो ये दोनों इनपुट रियल नंबर होंगे। यस सर, तो अपन क्या बोलेंगे, सच दैट x1 इज a रियल नंबर एंड x2 इज ऑल्सो a रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर होंगे क्योंकि सारे के सारे इनपुट रियल नंबर हैं दोस्त। यस सर, ठीक है, हो गई बात। इसके बाद क्या करेंगे सर, सिंपल, अब अपन क्या करेंगे, इन x1 एलिमेंट और x2 एलिमेंट जो इनपुट है इनसे जो आउटपुट मिलेंगे उन्हें इक्वल रख दो। अब सर एक बात बताओ, अगर fx हमारा फंक्शन है जो कि हमें 4x प्लस 7 दिया गया है, इसमें x की जगह में अगर x1 लिखना चाहूं तो यहां भी x1 लिखना चाहूंगा, यहां भी लिखना पड़ेगा x1, बिल्कुल सर। तो fx1 ये बेटा आउटपुट है, इसको अपन आउटपुट बोलते हैं, इसको अपन y बोल सकते हैं या आउटपुट बोल सकते हैं, ठीक है। x1 डालने पर आउटपुट ये मिला तो इसको भी अपन आउटपुट बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि x1 से आउटपुट मिलेगा उसको हम fx1 बोलेंगे, x2 इनपुट से जो आउटपुट मिलेगा, इनपुट डालने से जो आउटपुट मिलेगा उसे fx2 बोलेंगे। ये दोनों इक्वल है, यही फॉर्मेट है ना, यही तरीका है 1 1 चेक करने का। भाई तुम भूल गए हो अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो, है ना, या फिर तुमने सेशंस पूरे देखे नहीं है। डन सर, अब fx1 जो है ये क्या है सर, fx में मैंने fx1 लिख दिया तो 4x1 प्लस 7 आया, ये 4x1 प्लस 7 है, 4x1 प्लस 7। अच्छा fx2 क्या होगा सर, अगर मैं यहां x2 लिख देता हूं, सपोज मैं यहां 2 लिख देता हूं तो सर यहां भी 2 लिखना पड़ेगा, 4x2 प्लस 7 आएगा, ये आ जाएगा 4x2 प्लस 7। सर इसको सॉल्व करते हैं, काटा पीटी करते हैं, प्लस 7 कट गया, वी हैव 4x1 इज इक्वल टू 4x2, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, कट हो जाएगा, वी हैव x1 इज इक्वल टू x2। जैसे ही हमारे पास ये एलिमेंट इक्वल आ गए, ये इनपुट इक्वल आ गए, समझ जाओ कि ये 1 1 है। देखो होता क्या है, 1 1 में सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, दो इनपुट्स मान लेते हैं और फिर दोनों इनपुट्स से बनने वाले आउटपुट्स को इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, और फिर सॉल्व करते हैं। अगर इनपुट्स जो हमने लिए वही इक्वल आ जाएं, इमेजेस सुनते जाना, आउटपुट यानी इमेजेस, है ना, किसी इनपुट का जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को इस इनपुट का इमेज भी बोला जाता है। तो fx1 क्या होगा, fx1 x1 का आउटपुट होगा या x1 का इमेज होगा, fx2 क्या होगा, x2 का आउटपुट होगा या x2 का इमेज होगा। हमने इमेज को इक्वल मान लिया, एलिमेंट्स को इक्वल नहीं माना, x1 और x2 को इक्वल नहीं माना, हमने एलिमेंट्स के इमेजेस को इक्वल मान के सॉल्व कर दिया। अगर सॉल्व करने के बाद एलिमेंट्स यानी इनपुट्स भी इक्वल आ गए, x1 और x2 दोनों इक्वल आ गए, तो समझ जाना अगर इमेजेस इक्वल लेने पर एलिमेंट्स भी इक्वल आ गए तो समझ जाना ये फंक्शन 1 1 है। तो अपन क्या बोलेंगे लास्ट में, देयरफॉर f इज 1 1। कौन सा फंक्शन है बेटा, f इज 1 1। और अगर ये इक्वल नहीं आते तो ये 1 1 नहीं होता, और जो 1 1 नहीं होता वो मैनी 1 होता है, याद रखना, ठीक है सर। तो ये अपना आंसर हो गया 1 1। जल्दी से कॉपी कर लो, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्या, हाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में बन के आ सकता है। आगे चलते हैं, सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है। डन सर, ऐसी डिटेल में समझाएंगे बेटा आपको, है ना।
समय लगता है तो लग जाए, पर डिटेल बिल्कुल दी जाएगी। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, एक्स। कुछ समझे क्या है ये? वॉट इज दिस? समझते जाओ, इसको जल्दी से पढ़ो और देखते हैं क्या है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो भैया, बात समझना। अब आपने पढ़ा है कि सर हमने तो पढ़ रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सर जीआईएफ पढ़ रखा है, ओके। अगर आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं आ रहा है समझ में, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे सर? बताता हूं, सुनते जाना। देखो, सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआईएफ आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं तो आपको एसआईएफ यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो सबको आता है ना, जीआईएफ क्या होता है सर? यस सर, सिंपल है। अगर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है जो जीआईएफ एक्स ऐसा लिखा जाता है, इसमें होता क्या है, गौर से सुनना। एक्स की जगह कोई भी वैल्यू आए, जैसे मैं मान के चलो यहां मैं एक्स की जगह ले लेता हूं, लेट मी टेक 1.6, ठीक है। यहां मैं एक्स की जगह ले लेता हूं 1.9, ठीक है सर। यहां मैं एक्स की जगह ले लेता हूं 2.8, ठीक है सर। ठीक है, ये सब ले लिए मैंने। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? इसके नाम में ग्रेटेस्ट है, पर ये उल्टा काम करता है, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर ढूंढता है। नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पर काम उल्टा है सर। देखो कैसे, ये करता क्या है कि 1.6 जो इसके अंदर आया ना, इससे ये पूछता है कि क्या तू इंटीजर है? तो 1.6 कहता नहीं, मैं इंटीजर तो नहीं हूं। तो फिर जीआईएफ कहता है इससे बता, नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पर इससे ये पूछता है कि 1.6 बता तो जिससे छोटा वाला इंटीजर कौन है? छोटा। अब 1.6 को अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे, मैं नंबर लाइन जरूर बनाता हूं जब भी जीआईएफ समझाता हूं, ठीक है। अब 0 1 2 ऐसे चलती जाएगी सर, ये इनफाइनाइट और ये अपना माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। अब 1.6 अगर अपन देखेंगे तो 1 और 2 के बीच में यहां कहीं होगा सर, होगा? हां सर होगा। अब 1.6 अगर यहां है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि 1.6 तू तो मुझे अपने से, ग्रेटेस्ट नाम है इसका, लेकिन पूछता इससे छोटा है। तो 1.6 अपने लेफ्ट में देखता है कि लेफ्ट में कौन है भैया, लेफ्ट में 1 है, तो ये कह देगा कि मेरा आंसर फिर 1 होगा। समझ गए? समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ बच्चा, इसी के साथ ध्यान से सुनना, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अपन 1.9 की। अब 1.9 कहां होगा? 1.9 होगा यहां, बिल्कुल 2 के पास घुसा जा रहा है 1.9 सर, यहां होगा, ठीक है। 1.9 है यहां। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने 1.9 से पूछा क्या तू इंटीजर है? नहीं सर मैं तो इंटीजर नहीं हूं, 1.9 ने रिप्लाई दिया। तो अब ये पूछेगा तू बता तेरे लेफ्ट में यानी तुझसे छोटा इंटीजर कौन है? तो 1.9 के लेफ्ट में इससे छोटा, 1.9 से छोटा, 1.9 से बड़ा होता तो फिर तो अपन 2 देख लेते। 1.9 से छोटा इंटीजर 1 है, तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये काम है। अगर इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये छोटे इंटीजर्स पूछता है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या पूछता होगा? बड़े वाले इंटीजर्स। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेफ्ट में बात करता है कि भाई तू तो छोटे यानी कि लेफ्ट बता, तो फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बात करता होगा? राइट में बात करता होगा सर। ये तो राइट यानी बड़े वाले की बात करता होगा। बेटा दोनों में बस इतना सा फर्क है, बस इतू सा फर्क है, समझे? अभी आपको समझाया जाता, ठीक है, अभी आपको समझाया जाएगा। डोंट वरी, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है तो मैथ्स यार। तो अब अपन बात करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन नाउ, ठीक है सर। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन SIF, ठीक है। सुनना, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। अब मान के चलो मैंने इसके अंदर लिख दिया 3.2, ठीक है। मैंने इसके अंदर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल -7, ठीक है। मैंने इसके अंदर लिख दिया 2.9, ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। अब SIF क्या कहता है? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है अपने अंदर आने वाले नंबर से क्या तू इंटीजर है? 3.2 कहेगा नहीं मैं इंटीजर नहीं हूं मैं। तो SIF स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेगा बड़ा वाला बता।
ये उल्टा काम, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो स्मॉलेस्ट पूछता था, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट पूछेगा कि 3.2 तू बता तो जिससे बड़ा वाला इंटीजर कौन है, तो उससे बड़ा मतलब राइट में स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन राइट में प्रेफर करता है कि राइट वाला बता बेटा 2 अपना देख के राइट वाला। तो 3.2 सर कहां होगा, चलो यहां मान लेते हैं सर अपन, ठीक है, यहां मान लेते हैं ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब सोचो 3.2 सर यहां कहीं होगा, यहां 3.2 यहां होगा सर, ये होगा 3 और 4 के यहां कहीं बीच में 3.2, ठीक है। अब 3.2 से स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो फिर ये राइट में 3.2 से बड़ा वाला इंटीजर पूछेगा, इसका आंसर क्या आएगा 4, इसका आंसर क्या आएगा 4 4, है ना। ऐसे -7 ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन -7 से पूछेगा क्या तू इंटीजर है, तो -7 कहेगा हाँ मैं इंटीजर हूं, तो ये बिल्कुल बाहर निकाल देगा, उससे कुछ नहीं बोलेगा, वो कहेगा चल तू बाहर आ जा, ना तुझसे छोटा ना तुझसे बड़ा चाहिए, तू खुद इंटीजर है, तू खुद बाहर आ जा, है ना। ऐसे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.9 से बोलेगा तू इंटीजर है क्या, नहीं मैम मैं इंटीजर नहीं हूं, तो 2.9 से कहेगा स्मॉलेस्ट नाम है इसका स्मॉलेस्ट, 2.9 से कहेगा बड़ा बता, 2.9 तू अपने से बड़ा वाला इंटीजर बता। 2.9 यहां कहां होगा, बिल्कुल 3 में घुसा जा रहा है सर, 2.9 यहां होगा, 2.9 सर यहां होगा, तो 2.9 का राइट देखा जाएगा, राइट बेटा राइट देखा जाएगा, 2.9 के राइट में 3 बैठा हुआ है, तो 3 आंसर आएगा इसका, क्या आएगा 3। तो अब मुझे उम्मीद है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम समझ गए होगे, यस सर, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। अब आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेट अस टॉक फर्दर, आगे की बात कर लेते हैं सर, इसको उड़ाते हैं, इसको उड़ाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ क्या है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक बात ध्यान रखना बेटा, चाहे GIF हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, दोनों ही बेटा मैनी वन होते हैं, क्या होते हैं, दोनों ही मैनी वन फंक्शन होते हैं, वन वन नहीं होते बेटा, ये मैनी वन फंक्शन होते। आंसर बी आएगा, आंसर बी आएगा। मैं बताता हूं क्यों, रीजन भी तो पता होना जरूरी है ना सर जी। तो मैनी वन इसलिए होते, देखो मैनी वन का मतलब क्या होता है, मैनी वन का मतलब होता है कि बहुत सारे मतलब एक से ज्यादा आउटपुट्स का सेम, सॉरी एक से ज्यादा इनपुट का सेम आउटपुट आ रहा है। अब सुनो, जैसे मान के चलो मैंने यहां पर 2 सेट बनाए, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा बेटा, सुनना गौर से, 1, ठीक है, 1.2 लिखा, 1.9 लिखा, है ना, 1.7 लिखा, ठीक है सर, है ना, 2 लिख दिया, 2.3 लिख दिया, ठीक है, ऐसे कुछ नंबर्स लिख दिए, ठीक है। यहां लिखा मैंने 1 2 3 4, ये आउटपुट्स हो गए, ठीक है सर, है ना। एक सेट ए से एक सेट बी बोल दिया मैंने। अब सुनते जाना मेरी बात, ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, चलो सर ये फंक्शन है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, सुनना बच्चा ध्यान से सुनना जी सर। अब यहां पर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करनी है अपन को, SIF, ठीक है। अगर मैंने fx इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रैकेट में x लिख दिया, इस x की जगह मैंने 1.2 डाल दिया, मैंने इनपुट डाला 1.2, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, बाहर क्या आएगा, f 1.2 डाल दिया मैंने x की जगह, आउटपुट क्या आएगा बेटा इसका 1.2। देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 से पूछेगा तू इंटीजर है, नहीं है, मैं तो इंटीजर नहीं है, तो 1.2 से कहेगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नाम स्मॉलेस्ट है, उल्टा काम करने को कहेगा कि 1.2 तू बता तुझसे बड़ा इंटीजर कौन है। अब 1.2 सर कहां आ रहा होगा, 1.2 कहां आ रहा होगा, 1.2 यहां कहीं आ रहा होगा, बिल्कुल इधर सर ये आ रहा होगा 1.2, है ना, नाम है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, काम सर राइट में पूछेगा ये, राइट में, तो इससे बड़ा इंटीजर कौन है सर 2, इससे बड़ा इंटीजर कौन है सर 2, तो इसका क्या आंसर आएगा 2, तो सर 1.2 का जो इमेज आएगा वो 2 आएगा, क्लियर है, हाँ सर। अब 1.9 की बारी है सर, अब 1.9 की बारी है, ठीक है, चलो अब इसके अंदर 1.9 आ गया, कौन आ गया सर 1.9 आ गया, ठीक है सर। अब अपन ने 1.9 देख लिया, वही काम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.9 से पूछेगा तू इंटीजर है क्या, मैम मैं इंटीजर नहीं हूं, तो बता फिर तुझसे बड़ा इंटीजर कौन है, नाम है स्मॉलेस्ट, पूछेगा बड़ा ग्रेटेस्ट, बता तुझसे बड़ा इंटीजर कौन है, तो 1.9 सॉरी 1.9 कहां आएगा बेटा, 1.9 आएगा 1 और 2 के बीच में, यहां कहीं ये आएगा सर 1.9, ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, दिस इज 1.9।
अब 1.9 से पूछा गया है तो जिससे राइट में बता, तो जिससे बड़ा बता इंटीजर कौन है। तो 1.9 से बड़ा उसके राइट में 2 है सर, 2 है, देखो 2 छुपा है, बस 2, जस्ट राइट में 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। तो सर 1.9 की भी इमेज क्या आई 2, 1.9 की भी इमेज क्या आई 2, ऐसी बच्चों 1.7 की भी इमेज 2 आएगी, 2 की इमेज भी 2 आएगी, 2 तो खुद ही इंटीजर है। अब तुम देखो इतने सारे नंबर्स का सेम आउटपुट आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ मैनी वन फंक्शन, कि सर एक का इमेज 2, इसका भी इमेज 2, इसका भी इमेज 2, इसका भी इमेज 2, है ना। ऐसे 2.3 का इमेज 3 आ जाएगा। सर जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स के सेम आउटपुट आए तो समझ जाना उसको मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा, मैनी वन। जल्दी से टिक कर लो, आगे चलते हैं सर। डन, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, है ना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ये रहा थर्ड। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय दिस इज, इजी है यार, ये इजी है, ध्यान से सुनना जी सर। अब अपन को बहुत ध्यान से सुनना सर, ठीक है। आर टू आर मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों, ये क्या है, ये डोमेन है, डोमेन बोले तो इनपुट, और ये क्या है सर, ये कोडोमेन है, यानी आउटपुट इसके अंदर छुपे हुए हैं, सारे ही आउटपुट इसके अंदर है, पर सारे इसके अंदर नंबर्स आउटपुट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे ही इसके अंदर जो है वो सारे ही रियल नंबर्स आउटपुट है, नहीं। ठीक है सर, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, ठीक है सर। अब बच्चों एफ एक्स इजी है यार, ये तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। देखो वैसे ये 1 1 है, ये अपना 1 1 है। कैसे है 1 1? 1 1 कैसे करते, देखो कितना इजीली कर देते। देखो 1 1 चेक कराता हूं मैं आपको, ठीक है, मैं आपको 1 1 चेक कराता हूं, 1 1 कैसे इजीली चेक करते हैं, है ना। अभी आपको कराया भी है मैंने, तो आपको यहां ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि डिटेल में मैं पहले करा चुका हूं। ऑल्दो यहां 1 1 है ही नहीं है ऑप्शन, है ही नहीं है ऑप्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी 1 1 अपन जब चेक करेंगे तो सबसे पहला काम होता है सर दो इनपुट्स लेना। तो लेट कर लेते हैं, दो इनपुट्स हैं x1 एंड x2। अब दोनों इनपुट कहां से आएंगे सर, सारे इनपुट तो रियल नंबर से आ रहे हैं, है ना, डोमेन है, तो अपन कहेंगे ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर। अब इनपुट से बनने वाले आउटपुट को हम लेट कर लेते हैं इक्वल है, यानी x1 का जो इमेज होगा, जो आउटपुट होगा वो fx1 होगा, x2 का जो इमेज होगा, जो आउटपुट होगा वो fx2 होगा। मैंने मान लिया ये दोनों इक्वल है, मैंने मान लिया ये दोनों इक्वल है, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब fx1 क्या आएगा और fx2 क्या आएगा, सिंपल है। fx क्या है सर, fx है अपना 3 माइनस 4x, ठीक है। अब अगर मैं यहां x1 कर देता हूं तो यहां भी x1 करना पड़ेगा। fx1 3 माइनस 4x1 है ना, 3 माइनस 4x1, तो fx1 में लिखा जाएगा 3 माइनस 4x1। अगर मैं यहां x के पास 2 रख दूं इनपुट में तो मुझे यहां भी 2 रखना पड़ेगा। fx2 क्या आएगा, fx2 आएगा 3 माइनस 4x2, 3 माइनस 4x2, ठीक है। तो यहां लिखूंगा 3 माइनस 4x2, और दोनों इक्वल है तो अपन इक्वल लगा देते हैं, डन सर, ठीक है, डन सर। अब प्लस का 3 यहां, प्लस का 3 यहां काट दो, माइनस का 4x1 इज इक्वल टू माइनस का 4x2। सर माइनस का 4 और माइनस का 4 भी कट कर दो, माइनस का 4 इनटू में माइनस का 4, यहां बचेगा सर x1 इज इक्वल टू x2, ये बचेगा, क्लियर है। और जब x1 की इमेज fx1, x2 की इमेज fx2, x1 का आउटपुट fx1, x2 का आउटपुट fx2, अगर आउटपुट्स इक्वल लेने पर एलिमेंट्स यानी इनपुट्स भी इक्वल आ जाएं तो ये 1 1 होता है। तो सर जी ये 1 1 तो है, तो अपन ने लिख दिया ये 1 1 तो है। अभी बात हो रही है 1 1 तो है ही नहीं कहीं ऑप्शन में, ऑन टू। चलो ऑन टू चेक करते हैं, अब ऑन टू की बारी है ना। चलो सर ऑन टू चेक करते हैं, ये भी आसान है सर ऑन टू। यस, ये ऑन टू भी होगा, देखो मैं बताता हूं ये ऑन टू क्यों होगा, तो सुनो, इसका आंसर ए आएगा ऑन टू। देखो क्यों आएगा ऑन टू, देखना, तो अपन ने ऑन टू हेडिंग डाली, डन। हाँ सर, ऑन टू कैसे चेक किया जाता, ऑन टू होता क्या है, ऑन टू होता कि सर रियल नंबर का ये पहला सेट हो गया R, दूसरा सेट हो गया रियल नंबर R। सर दूसरे सेट में, ऑन टू दूसरे सेट की बात करता है, दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स का यहां पर आपको कनेक्शन जरूर देखने को मिलेगा, पक्की बात
every element in second set will have a pre-image in first set. ये है ऑन टू। सेकंड सेट का हर एलिमेंट यहां पर इन्वॉल्व होगा। सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठा होगा। सेकंड सेट का एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स आउटपुट होंगे किसी ना किसी इनपुट के। ये होता है ऑन टू का मतलब। ठीक है सर, डन है। ठीक है, अब समझते जाना मेरी बात। जी सर, ऑन टू में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है एफ एक्स को वाई लिखना पड़ता है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसकी जगह वाई लिखना पड़ेगा, तो वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। सेकेंड स्टेप होता है कि ये y इज इक्वल टू है ना, इसको x इज इक्वल टू समथिंग बनाओ। ठीक है, 4x को यहां लाएंगे, प्लस का 4x हो जाएगा, 3 y माइनस का हो जाएगा वहां जाके। अब 4 को हटाओ तो x इज इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन 4। ये x की वैल्यू आ गई। आपने कहा सर पहले एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लो। कुछ देखो, खेल पूरा स्टेप्स का है दोस्त, है ना। अगर तुम्हें स्टेप्स याद हो गए कि सर इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ऐसा, इसके बाद वैसा, अगर तुमको स्टेप्स याद हो गए तो फिर बात खत्म हो गई बेटा। फिर तो बात खत्म हो गई, फिर तो याद ही रहेगा सब आपको, है ना। डन सर। तो अगर आपको स्टेप्स याद हो गए कि ऑन टू में हम कैसे प्रूविंग कराते हैं, फिर तो बात खत्म हो गई। ठीक है सर, एक्स आ गया। 2 स्टेप होगा अपने, है ना। पहला स्टेप ये होता है और दूसरा स्टेप ये होता है। ठीक है, तीसरा स्टेप, अब मेन गेम्स शुरू होता है अपना। तीसरा स्टेप है, बहुत ध्यान से सुनना, होता क्या है कि ये अपना जो पहला वाला सेट है जिसको अपन ने रियल नंबर बोल दिया, इसमें सारे रियल नंबर्स हैं। दूसरा वाला सेट है, इसमें भी सारे रियल नंबर्स हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जो पहला वाला सेट है ना, इसके अंदर इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स बोले तो x। जो दूसरा वाला सेट होता है ना, इसमें आउटपुट्स होते हैं। आउटपुट्स बोले तो y। ठीक है, एफ एक्स वाई, एफ एक्स ही वाई है तो आउटपुट्स वाई। अब हमें ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू क्या होगा कि ऑन टू में जितने भी एलिमेंट्स यहां हैं, इन सबका यहां कनेक्शन होगा। इन सारे एलिमेंट्स के लिए हमारे पास यहां एक रियल नंबर जरूर मौजूद होगा। यह हमें प्रूव करना है। मतलब हम शुरू करेंगे y से, क्योंकि हमें इन एलिमेंट्स के लिए यहां कोई पार्टनर है ये चेक करना है। तो हम शुरू y से करेंगे। अब y क्या है सर, अब y क्या है सर, y हमें पता है सर, y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। y क्या है, दूसरा सेट रियल नंबर का है, तो y रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है सर, रियल नंबर का मतलब क्या है सर, y जो है ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, y जो है ये होल नंबर भी हो सकता है, y जो है ये इंटीजर भी हो सकता है, y जो है ये अपना रैशनल नंबर भी हो सकता है, और y जो है ये इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। इर्रेशनल को मैं p से लिख रहा हूं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, ये p क्या आ गया। ठीक है, p की कई बार t से भी इर्रेशनल नंबर को शो कर देते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बस इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि अगर मैंने y एक नेचुरल नंबर ले लिया, अगर मैंने y एक नेचुरल नंबर 1 ले लिया, 1 या 2 या 3 जो लेना हो तुम्हें, चलो अब इसके लिए x निकालते हैं सर। ठीक है, चलो यहां रखते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, y की जगह 1 अपॉन 4। 3 माइनस 1 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 होता है 1 अपॉन 2। सर x 1 अपॉन 2 आया। y अगर यहां 1 है तो इस 1 के लिए x 1 अपॉन 2, यहां पर 1 अपॉन 2 आया। क्या रियल नंबर में 1 अपॉन 2 होता है? हाँ सर, रियल नंबर में 1 अपॉन 2 होगा। 1 अपॉन 2 इज अ रियल नंबर। इसका मतलब 1 अपॉन 2 की इमेज कौन होगा? 1। ठीक है, अगर इस 1 की जगह मैं 2 ले लूं, एक और रियल नंबर ले लूं, सपोज मैं 2 ले लूं, लो तो सर तब x क्या आएगा? चलो देखते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। सर x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, मतलब माइनस 2 अपॉन 4, तो सर ये 1 अपॉन 4 आएगा। तब x की वैल्यू 1 अपॉन 4 आई। जब y यानी दूसरे सेट में अगर मैंने 2 लिया तो इसके लिए यहां कौन होगा? इसके लिए यहां पर 1 अपॉन 4 बैठा हुआ है। ठीक है, इसके लिए यहां पर यहां क्या आया था? 1 अपॉन 2 आया था। ठीक है, 1/2। हाँ, अगर मैं 2 की बात करूं तो यहां 1/4 इसके लिए बैठा हुआ है, और 1/4 एक रियल नंबर है, मतलब 1/4 यहां R में बैठा होगा, सच्ची में मौजूद होगा। तो सारे रियल नंबर y में, सारे रियल नंबर y में, सारे नेचुरल नंबर के लिए x पहले वाले सेट में कोई ना कोई मौजूद है। ये बात तो हमें क्लियरली समझ में आ गई, क्योंकि x यहां भी एक रियल नंबर आया है। ठीक है सर, होल नंबर देख लेते हैं। होल नंबर बेसिकली 0 1 2 3 4 होते हैं, तो 0 और चेक कर लो। 1 2 3 4 तो अपन ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं ना, 1 2 3। तो अगर मैंने y 0 ले लिया, अगर मैंने y 0 ले लिया तो x क्या आएगा? 3 माइनस 0 अपॉन 4। 3 माइनस y मतलब 3 माइनस 0 अपॉन 4, तो ये आएगा 3 अपॉन 4।
तो x आया 3/4। क्या x रियल नंबर में से आया? हां सर, 3/4 तो एक रियल नंबर है। तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर मैंने यहां 0 ले लिया जो कि एक रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर के लिए क्या यहां पहले वाले सेट में कोई रियल नंबर है? हां सर है। इसके लिए है 3/4। अपन ने लिखा 3/4। ठीक है सर, इसका मतलब सारे होल नंबर्स जो y में मौजूद है, दूसरे सेट में मौजूद है, इनके लिए हमारे पास फर्स्ट सेट में भी सारे रियल नंबर्स हैं। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। ऐसे ही बच्चा सारा इंटीजर जब आप चेक करोगे, रैशनल चेक करोगे, इररेशनल चेक करोगे, आपको सबके लिए x मिल जाएंगे। सबके लिए x की वैल्यू जो मिलेंगी ना, कैलकुलेट करोगे आप, रियल नंबर ही मिलेंगी। मैं सारे अगर कराने बैठा बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, वैसे भी काफी टाइम हो रहा है। तो सर समझ गए हम, फॉर एवरी y, फॉर ऑल y, ध्यान से सुनो, फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल y, जितने भी y हैं जो r में बिलोंग करते हैं, वी हैव x, हमारे पास x आएगा जो कि बिलोंग करेगा r से, जो कि इस r से बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो गया? देयरफॉर द गिवन इज ऑन टू पे टिक कर देंगे, ये आंसर आ गया। जल्दी से कॉपी कर लो बेटा, आगे चलते हैं। एग्जाम में तो बहुत जल्दी करना है आपको। डन है? बिल्कुल डन है। चलो फोर्थ पे चलते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। देखो ध्यान से सुनो, इसकी तो एक ट्रिक है। क्या होता है बाइजेक्टिव का मतलब? कौन बताएगा? बाइजेक्टिव फंक्शंस ऐसे फंक्शंस, सर ऐसे फंक्शंस जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, है ना? ऐसे फंक्शंस जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। अच्छा, एक और बोलता है, 1 1 को क्या बोलते हैं? 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव। ऐसे फंक्शंस जो इंजेक्टिव भी हो, है ना, इंजेक्टिव फंक्शन भी हो। ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और जो सर्जेक्टिव फंक्शन भी हो। A function which is injective and surjective both is called as bijective. A function which is 1 1 onto both, it's called as a bijective function. ठीक है सर, क्लियर है? अगर आपको एक सेट दे दिया गया, गौर से सुनिएगा, अगर आपको एक सेट दे दिया गया A और उसके अंदर, ध्यान से सुनना, उसके अंदर है A B C D E, कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। ध्यान से सुनो, अगर आपको एक सेट A दे दिया और उसमें 5 एलिमेंट्स है, तो अपन ने लिख दिया n इज इक्वल टू 5, है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 5। ठीक है, अब आपसे कहा गया A में कितने फंक्शंस ऐसे बन सकते हैं जो बाइजेक्टिव हो, 1 1 ऑन टू दोनों हो। क्वेश्चन सुन लिया अच्छे से? सर कितने? पहली बात तो ध्यान देना जरा, पहली बात तो यह है कि A में कितने फंक्शंस ऐसे बन सकते हैं A से। अब देखो, फंक्शन जो बनता है वो A क्रॉस B, A क्रॉस A, B क्रॉस B ऐसे बनता है। तो हम समझ गए एक सेट है तो मतलब A क्रॉस A की बात हो रही होगी। ठीक है, अब सेट दिया है तो पहले तो A क्रॉस A की बात हो रही होगी। जब A क्रॉस A आ जाएगा तो इसी का सबसेट होता है क्या? इसी का सबसेट होता है रिलेशन, है ना? इसी का सबसेट होता है रिलेशन। ठीक है सर, अब जब रिलेशन की बात हो जाएगी तो स्पेशल रिलेशंस को अपन बोलते हैं फंक्शंस, है ना? स्पेशल रिलेशंस को अपन बोलते हैं फंक्शंस। तो जब फंक्शन की बात हो जाएगी तब जाकर हम कह सकते हैं कि भैया इनमें बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने आएंगे, इनमें बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने आएंगे। बताओ कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे? तो सर बाइजेक्टिव फंक्शन अगर अपन को सीधा सेट देखकर निकालना हो ना, तो एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक याद कर लो। कितने एलिमेंट्स है इसमें? 5, एन जितने भी एलिमेंट्स है उसके आगे फैक्टोरियल लगा दो, खत्म, एन फैक्टोरियल, खत्म हो गई बात। यानी अगर इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं तो अपना आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना आता है ना? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना? तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो आंसर आ जाएगा 120 बाइजेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं। क्लियर है? यस सर, क्लियर है? नहीं है क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर। 5 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। खराश हो रही है यार, क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। 5 4 जा 20, ठीक है, देख लेना यार, 5 फैक्टोरियल आ गया। अब यहां बात हो रही है फाइंड द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ व्हेन A कंटेन्स 106 एलिमेंट्स। तो आंसर क्या है? 106 फैक्टोरियल, खत्म, 106 फैक्टोरियल।
कोई समस्या? नो समस्या सर। डन, बिल्कुल डन। आगे चले? बिल्कुल चलें सर। चलो हटाते हैं इसको, ठीक है, डन सर। आगे चलें क्या? जी सर। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ax स्क्वायर, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। देन द फंक्शन g सच दैट f gx इज इक्वल टू g fx इज गिवन बाय। ओ भाई बढ़िया यार, सुनते जाना मेरी बात। f gx इसको बोलते हैं फॉग, f gx इसको बोलते हैं फॉग इज इक्वल टू g fx इसको बोलते हैं गॉफ, इसको बोलते हैं गॉफ। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। मैं तुम्हें एक बढ़िया सी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, तो समझ में आएगी। क्योंकि अगर तुम यहां समझ नहीं पाए, अगर तुमने मेरा दो वीडियोस नहीं देखे, कौन से वीडियोस? एक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और दूसरा है इन्वर्टिबल फंक्शंस, है ना। दो अलग अलग सेपरेट मैंने सेशंस लिए थे। उन सेशंस में मैंने डीपली आपको समझाया था इन्वर्टिबल फंक्शंस और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। अभी फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, समझ में आएगी तो बहुत अच्छी बात है। देखो दो फंक्शंस है अपने पास, एक है फंक्शन f, एक है फंक्शन g। ध्यान से सुनना, कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3/2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर, है ना, कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं। अगर इन दोनों का कंपोजिशन एफ ओ जी फॉग और जी ओ एफ गॉफ, अगर एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों इक्वल आ गए तो समझ जाना सर, मैं फिर बोल रहा हूं, समझ जाना कि एफ एंड जी जो हैं आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए सर। एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस होंगे। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई आगे की देख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, सुन लो भैया, सुन लो। देखो ये क्वेश्चन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस यानी कंपोजिट फंक्शंस और इन्वर्टेबल फंक्शंस यानी इनवर्स फंक्शंस, इन दोनों का मिक्सचर है। अच्छे से समझो, दो अलग अलग फंक्शंस हैं हमारे पास। एक है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स जिसको मैंने सिर्फ एफ से डिनोट किया, और एक है जी एक्स, इसको मैंने जी से डिनोट किया, ठीक है। ध्यान से सुनना, हो सकता है जो एफ एक्स हो ये कहां से कहां तक जा रहा हो, ये ए से बी तक जा रहा हो, ठीक है। तो बेटा ये जो जी एक्स है ना, ये बी से ए पर आएगा, ये ए, आप ये बिल्कुल रिवर्स होंगे एक दूसरे के। कैसे रिवर्स? पता आपको पता कैसे चला सर? सर आपको पता कैसे चला कि अगर ये ए से बी जा रहा है तो फिर ये बी से ए जाएगा? हाउ कुड यू से दिस? मैं बताता हूं कैसे पता चला सर। ये पता ऐसे चला कि अगर मैं एफ जी और जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स का कंपोजिशन करूं, कंपोजिशन का मतलब है मिक्सचर, कंपोजिशन, कंपोजिट फंक्शन बनाऊं, मतलब दोनों को मिक्स करके एक फंक्शन बनाऊं, तो दो तरीके से बन सकता है। एक तो बन सकता है सर एफ ओ जी यानी फॉग, जिसको अपन लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये लिखते हैं सर अपन। एक तो ऐसा लिखा जाता है सर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जो अपन को यहां पर लिखा हुआ दिया, देखो ये, ठीक है सर। और अगर आप एफ ओ जी नहीं बनाना चाहते हो, फॉग नहीं बनाना चाहते हो, तो उल्टा बना दो, गॉफ बना दो, और एक बन जाएगा बेटा गॉफ, जिसको लिखा जाता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बनाया जाता है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए या ये दोनों इक्वल दिए गए हैं तो समझ जाओ ये और ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। एफ इज इक्वल टू जी इनवर्स या फिर जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ये समझ जाओ। ये रिजल्ट आपको समझना है। ये कब समझ में आएगा आपके? जब आपको ये याद होगा कि यार गॉफ और फॉग, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये एक ही कंडीशन पे इक्वल आते हैं। जब फॉग और गॉफ इक्वल तभी आते हैं जब इनके कॉम्पोजिशंस इक्वल दिए हैं, तो ये इनवर्स होंगे सर, ये एक दूसरे के उल्टे होंगे, ऑपोजिट होंगे। इनवर्स का मतलब अगर एफ एक्स, अगर फंक्शन एफ एक्स ये ए से बी जा रहा है तो जी एक्स बी से ए जाएगा। समझ गए? यस सर। बात क्लियर है? यस सर। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, इसको नॉर्मली ऐसे लिखेंगे। समझ गए? यस सर। अब देखो इन्होंने निकालने को क्या कहा है, इन्होंने ये कहा देन फाइंड दी फंक्शन जी। अब जी निकालो, तो मुझे पता है जो जी है ना वो एफ का इनवर्स है। अपन समझ गए यार कि यहां तो खेल एफ इनवर्स की बात हो रही है। अब ये इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब अपन समझ गए कि यार जी जो है ये एफ इनवर्स है।
तो कुल मिला के अगर मैंने इस फंक्शन का इनवर्स निकाल लिया तो वो जी हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा जी इन्हीं में से। तो चलो सर अब अपन इनवर्स निकालते हैं। लेट अस गो एंड फाइंड व्हाट इज द इनवर्स। ठीक है, अब इनवर्स कैसे निकालते हैं गौर से सुनो। बात नंबर 1, इनवर्स निकालने के कुछ वो होते हैं स्टेप्स। ठीक है, पहले जिस फंक्शन का इनवर्स निकालना है वो फंक्शन लिखो, एफ का इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो एफ एक्स लिखा अपन ने, क्या है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ब्रैकेट क्लोज का होल क्यूब। डन है? हाँ सर डन है। नेक्स्ट है सर अपन को एफ एक्स की जगह वाई लिखना है, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है सर राइट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। आपको एफ एक्स की जगह वाई लिखना पड़ेगा, लिख दो बॉस, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब। तीसरा स्टेप क्या है सर, तीसरा स्टेप है ये जो y इज इक्वल टू समथिंग बना है ना, y इज इक्वल टू समथिंग, इसको x इज इक्वल टू समथिंग बनाओ, इसको x इज इक्वल टू समथिंग बनाओ, मतलब x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये बनाओ सर। चलो बना देते हैं। तो भैया y इज इक्वल टू ए एक्स, अच्छा इधर साइड में बनाते हैं अपन, ठीक है, इधर बनाते हैं, ठीक है सर। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अगर मुझे अगर मुझे x इज इक्वल टू बनाना है तो मुझे x को खाली करना पड़ेगा। यार यहां क्यूब है, अगर यहां क्यूब मैं हटाऊं तो ये क्यूब रूट में चला जाएगा, सही बात है, तो y की पावर 1/3 आ जाएगा बेटा, ये पता है ना, क्यूब रूट। अरे यार जब इससे क्यूब हटाओगे तो ये क्यूब रूट में चला जाएगा, क्यूब रूट y, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, y की पावर 1/3, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हाँ सर सही बात है, तो y की पावर 1/3 कब आ गई, जब मैंने यहां से क्यूब हटाया, तो यहां बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब b को भगाओ तो y की पावर 1/3, b जैसे यहां आएगा तो माइनस का b हो जाएगा, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब a को भगाओ, a मल्टीप्लाई में यहां के डिवाइड करेगा, तो y रेज टू दी पावर 1/3 माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, x इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। जी सर, तो ये चला जाएगा y की पावर 1/3 माइनस b अपॉन a, और जैसे ही मैंने इससे स्क्वायर हटाया ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, है ना। और अंडर रूट में जाने से अच्छा इसके ऊपर पावर 1/2 लगा दो। भाई रूट के अंदर कोई चीज लिखी है, जैसे मान के चलो रूट के अंदर 5 लिखा, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5 की पावर 1/2, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सेम चीज है। हाँ सर, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां से स्क्वायर रूट हटाएंगे, अपन यहां से स्क्वायर रूट हटाएंगे और एक काम करेंगे कि यार इसको अपन स्क्वायर रूट में है ना, इसके ऊपर पावर 1/2 लगा देते हैं, और ये आ गई x की वैल्यू, इसको यहां लिख दो। ठीक है सर, तो x इज इक्वल टू y रेज टू दी पावर 1/3, ठीक है सर, माइनस b अपॉन a, ठीक है सर, की होल पावर 1/2। ठीक है सर, तो देखो पहला स्टेप हो गया ये, दूसरा स्टेप हो गया ये, मतलब पहला स्टेप हो गया ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा ये, लास्ट स्टेप x और y को पलट दो, इंटरचेंज कर दो इनकी प्लेसेस, x जहां लिखा वहां y लिख दो, जहां y लिखा वहां x लिख दो, बस खत्म, इतनी सी बात है। मतलब सर, मतलब x और y की प्लेसेस स्वैप कर दो, x की जगह y और y की जगह x, ये काम कर दो बस। ठीक है, तो x है ना सर, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, y जो है वो x बन जाएगा, तो x की पावर 1/3 माइनस b अपॉन a की पावर 1/2, यही आंसर है बेटा, यही आंसर है। ये जो y आया ना, यही अपना f इनवर्स है, यही अपना f इनवर्स है, और ये इसी को अपन g बोल देंगे। तो सर दिस इज gx, दिस इज फंक्शन gx। ठीक है, ये फंक्शन fx का इनवर्स है, जिसको अपन f इनवर्स x कह सकते हैं, और f इनवर्स x ही अपना gx है। समझ गए क्या? ये सर स्पेस कम है, नहीं तो पूरा लिख देता। ढूंढो या कहां है आंसर, ढूंढो, ये वाला आंसर है बेटा, gx इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 1/3 माइनस b अपॉन a की होल पावर 1/2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। ठीक है, डन। मजा आया होगा, आई होप सो कि हाँ यार अच्छा लगा होगा। डन, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर नेक्स्ट अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या छुपा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले
मुझे एक बार जरूर से जरूर बता देना चैट बॉक्स में कि हाँ सर समझ में आ रहा है, हाँ सर इजी लग रहे हैं। अगर तुमने सारे के सारे मेरे वीडियोस देख रखे हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, तो तुम्हें ये क्वेश्चंस वाकई में बहुत आसान लगेंगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ सर मजा आ रहा है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ फंक्शन f इज r टू r, अगर फंक्शन f जो है वो r से r है, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर है, मतलब सर डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर। एक फंक्शन g है वो भी r से r है, ठीक है सर, इट इज फ्रॉम रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब इसके डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल के सेट हैं। डिफाइंड बाय fx, ठीक है सर, fx क्या है सर अपना, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और gx क्या है सर, gx इज इक्वल टू अपना क्या है सर, x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 25। ओके, क्या गिवन है बच्चा, ये तो इजी है यार क्वेश्चन, अपन को गिवन है, ध्यान से सुनिएगा, अपन को गिवन है f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 25, ये दिया है। f ऑफ g ऑफ x का मतलब है फॉग, है ना, ये फॉग दिया गया अपन को, फॉग इज इक्वल टू 25। अब वो कह रहे x की वैल्यू निकालो, यार x की क्या वैल्यू होगी, इजी है, फॉग निकाल लेते हैं, पहले अपन फॉग निकालते हैं, ठीक है। फॉग क्या होता है सर, फॉग का मतलब ये याद है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फॉग का मतलब है f ऑफ g ऑफ x, ठीक है सर। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, f लिख के आप g ऑफ x लिख दो बस इसके अंदर, ठीक है सर, लिख देते हैं। f लिख के f ऐसे ही लिख दो, पहले अंदर जो g ऑफ x लिखा, g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 7, तो यहां लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 7। इतनी बात क्लियर है, पहले अपन ने अंदर gx लिखा है ना, उसको लिख दिया ऐसे, ठीक है सर, डन। अब हम ध्यान देंगे fx पे, ये एक्चुअली अब fx बन गया ये पूरा, ठीक है, डन सर। अब हम ध्यान देंगे fx पे, और fx क्या है सर अपने पास, fx है अपने पास 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3 है। अब सुनते हैं ना मेरी बात, हमें f(x स्क्वायर प्लस 7) चाहिए, है हमारे पास f(x), मतलब x स्क्वायर प्लस 7 मुझे यहां लाना है, f(x स्क्वायर प्लस 7) चाहिए, इस x की जगह मुझे x स्क्वायर प्लस 7 चाहिए। और अगर मैं इसको हटा के ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इस x को हटा के x स्क्वायर प्लस 7 लिखता हूं, तो अगर मैं यहां x को हटा के ये लिख रहा हूं, तो मुझे यहां x को हटा के भी ये लिखना पड़ेगा, ठीक है सर, समझ में आई बात। x को हटा के अपन ने लिखा x स्क्वायर प्लस 7 और प्लस का 3, समझ में आ गई बात, यस सर, बस कंप्लीट हो गया, f ऑफ g ऑफ x आ गया, ये f ऑफ g ऑफ x है ना, ये f ऑफ g ऑफ x आ गया, क्या आ गया, 2x स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 2 7 14, ठीक है सर, प्लस 3 17 हो जाएगा, तो ये आया सर 2x स्क्वायर प्लस 17, ये आया f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब यही हमको जो f ऑफ g ऑफ x दिया, ये 25 दिया, ये 25 के इक्वल है, मतलब ये जो दिया, ये f ऑफ g ऑफ x, ये जो दिया, ये हमें 25 दिया, तो हमने यहां 25 लिख लिया सर। कोई समझ में कुछ बात क्लियर है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर, ये पूरी की पूरी चीज जो हमको दी गई है, दिस इज 25 मेरे प्यारे, समझ में आ गई है सर। अब इसको दोबारा से लिखते हैं, इसका मतलब सर 2x स्क्वायर प्लस 17 जो हमने मेहनत से निकाला, यही से 25 के इक्वल है, जी हाँ यही 25 के इक्वल है। सॉल्व कर दो, 17 को वहां भेज दो, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 17 बेटा, तो ये 8 आएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा तो ये 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, यस सर, x से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 4 जाएगा, प्लस माइनस जरूर लगेगा क्योंकि x से स्क्वायर हटके वो रूट में जा रहा है। तो आंसर क्या आया सर, x का आंसर आया प्लस माइनस 2, दिस इज आवर आंसर। देखो ऑप्शन में है क्या, हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी प्लस माइनस 2 हमको दिया गया है। ये कितना बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, मजेदार क्वेश्चन था, ये 3 मार्क्स में आ सकता है, 2 से 3 मार्क्स में, घबराना नहीं है, आराम से करके आना है। डन सर, ठीक है, डन। अब चलते हैं आगे की बात कर लेते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, डन सर। चलिए इसको मैंने उड़ा दिया और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से पढ़ लो, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है।
सो जीओ ऑफ गॉफ निकालना है, इजीली निकाल लेंगे, जल्दी से पढ़ो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट कर सकें। जल्दी से रीड कर लो, ठीक है, डन सर। अब बेटा अपन को ये 7th वाला एमसीक्यू देखना है, बढ़िया क्वेश्चन है, गॉफ निकालना है इसमें, ठीक है, गॉफ निकालना है, ध्यान से पढ़ेंगे अपन, ठीक है, डन सर। चलो सबसे पहले ध्यान रखना, गॉफ की बात कर लेते हैं। तो गॉफ का मतलब होता है बेटा दो फंक्शंस का कंपोजिशन, दो फंक्शंस को मिला के एक नया फंक्शन लाना है, ठीक है, क्लियरली गॉफ लिखा हुआ है। देखो गॉफ निकाल के फिर अपन 3/2 में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो पहले गॉफ देख लेते हैं। गॉफ निकालने के लिए पहले तो फंक्शन एफ लिखो भैया। फंक्शन एफ कहां से कहां तक दिया है सर जी? फंक्शन एफ दिया नेचुरल टू रियल एन टू आर, मतलब डोमेन उसका हो गया नेचुरल नंबर्स का सेट और कोडोमेन हो गया रियल नंबर का सेट, है ना। ऐसे ही बच्चों जी लिख लेते हैं। जी क्या है सर? जी जो है ना फंक्शन, ये हमको दिया गया है Q2R। Q का मतलब हो गया भैया इसका जो डोमेन है, जो इनपुट वाला हिस्सा है वो काहे का सेट है? रैशनल नंबर का सेट है। और ये कहां तक जा रहा है? ये R तक जा रहा है सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब यहां पर जो fx और gx दिया गया है उसको भी कॉपी कर लो। fx दिया गया है बेटा अपना 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1 अपॉन 2, ये दिया गया है fx। देखो 2x माइनस 1 अपॉन 2। gx क्या है सर? चलो gx भी देख लेते हैं। gx दिया x प्लस 2, ठीक है सर, x प्लस 2, डन। अब हमें यहां गॉफ निकालना है बेटा। गॉफ निकालने की प्रक्रिया आपको समझा चुका हूं मैं। गॉफ सर, गॉफ कैसे निकलता है ये अभी रुक जाओ, अभी 3/2 को रुक जाओ, होल्ड पे रखो, ठीक है, डन सर। गॉफ का मतलब होता है सर g ऑफ fx, g ऑफ fx, ये होता है सर इसका मतलब, ठीक है भाई। यहां पर सर fx की वैल्यू रख दो, हमें fx की वैल्यू ऑलरेडी पता हुआ है, 2x माइनस 1 अपॉन 2 रख दो भाई। तो यहां आएगी g ब्रैकेट, इसकी जगह हम रखेंगे 2x माइनस 1 अपॉन 2। लीजिए सर, डन, कंप्लीट हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ, रुक जाओ। अब ये तो हमने रख दिया, ठीक है सर। अब gx को देखो भाई, fx को देखकर हमने वैल्यू रख दी, है ना, fx को देखकर हमने ये वैल्यू रख दी। अब आप gx को देखो, देखो g, और ये पूरा x बन जाएगा, ये पूरा का पूरा x बन जाएगा, ये पूरा x। मतलब सर कुल मिला के अगर हम gx देखें, जिसकी वैल्यू हमको दी गई है x प्लस 2, ठीक है, मुझे करना क्या है पता, ध्यान से सुनना, मुझे ये पूरा, ये दिख रहा है आपको 2x माइनस 1, ये पूरा का पूरा हिस्सा मुझे कहां चाहिए? gx, ये पूरा का पूरा हिस्सा मुझे इसके अंदर रखना है, x की जगह, समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा हिस्सा उठा के मुझे इसकी जगह रखना है। और अगर इस x की जगह मैंने ये रिप्लेस किया तो मुझे इस x की जगह भी यही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां आपने इसको रख दिया इस x की जगह, यहां भी रखना पड़ेगा, सेम काम होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो यहां क्या करेंगे अपन बेटा? यहां पर अपन करेंगे g, x की जगह मैं 2x माइनस 1 अपॉन 2 लिखूंगा, 2x माइनस 1 अपॉन 2। अब इस x की जगह अगर ये लिखा तो सर इस x की जगह भी ये लिखना पड़ेगा, 2x माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस का 2। चलो सॉल्व करते हैं, आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया, जल्दी से सॉल्व करते हैं सर। 2x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस, इसको बेटा 2 अपॉन 2 कर सकते हैं, 2 अपॉन 1 कर सकते हैं अपन, ठीक है, इसको अपॉन 1 कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा प्लस का 4 अपॉन 2। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे की कहानी देख लेते हैं। 2x माइनस 3 अपॉन, सॉरी 2x प्लस 3 अपॉन 2। सर ये आंसर आ गया, दिस इज गॉफ, ठीक है, ये गॉफ आ गया सर। क्या आया? गॉफ, GOF, जल्दी से लिख लेते हैं सर। हमारे पास गॉफ आ गया, जिसको हमने गॉफ x बोला, गॉफ x बोला। ये क्या आ गया सर? ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 3 अपॉन 2। लीजिए, पर हमें गॉफ 3/2 निकालना है, ठीक है, गॉफ 3/2। अगर हम गॉफ के आगे 3/2 लिखें तो बेटा इसका मतलब हमने x की जगह 3/2 लिखा। अब अगर x की जगह 3/2 तो यहां भी x की जगह 3/2। डन सर। 2 इंटू इस x की जगह बेटा 3/2 प्लस 3 अपॉन 2। डन है सर, बिल्कुल डन है। 2 से 2 कट गया। वी हैव 3 प्लस 3 6, 6 अपॉन 2, यानी कि आंसर क्या आया? 3। 3 इज अवर आंसर। देखो ऑप्शन में 3 है, हाँ सर, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। डन है। पहले अपन ने गॉफ निकाला, यानी कि g ऑफ fx। गॉफ निकालने की पूरी प्रक्रिया ये है बेटा। fx की वैल्यू पहले रखी,
फिर जी एक्स को देखा, जी एक्स, सर जी एक्स को देखा ये है, फिर अगर मैं इतना पार्ट जी एक्स में रख रहा हूं तो मुझे यहां भी ये वाला पार्ट रखना पड़ेगा। समझ गए क्या? यस सर। सॉल्व कर दिया, गॉफ आ गया, GOF, गॉफ आ गया ये। अब ये गॉफ एक्स है, गॉफ या गॉफ एक्स एक ही बात होती है, गॉफ या गॉफ एक्स, ठीक है सर, गॉफ या गॉफ एक्स। अब x की जगह मुझे 3/2 रखना है, गॉफ 3/2 निकालना है, तो x की जगह 3/2 अगर यहां, तो भाई यहां भी तो x है, इसकी जगह भी 3/2 आएगा। सॉल्व कर दिया, हमारा क्वेश्चन 7 हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो और सच्ची में अच्छा लग रहा हो सॉल्यूशन, कैलकुलेशन, एक्सप्लेनेशन, तो भाई लाइक जरूर कर देना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ और समझते हैं सर प्रश्न 8 क्या है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है सर। हमारे पास लेट fx यानी एक फंक्शन दिया गया है और ये दिया गया है सर x माइनस 1, ठीक है, अपॉन x प्लस 1। डन सर। इन्होंने कहा है कैलकुलेट द वैल्यू या फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। ये क्या है सर? ये बड़ी खतरनाक सी चीज लग रही है। नहीं, दिस इज नॉट खतरनाक, ये भी बिल्कुल गॉफ की तरह है, बिल्कुल गॉफ की तरह। देखो मैं बताता हूं, सुनो, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करो बेटा। देखो बात नंबर एक ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, ठीक है, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, ठीक है सर। अगर हम इन दो फंक्शंस को मिलाना चाहें, हम कहें कि यार इनको एक काम करो, कंपोजिट फंक्शन बनाओ। कंपोजिट का मतलब है इन दोनों से कंपोज करो, एक नया फंक्शन बनाओ। सो सर दो तरीके हैं, है ना, हमारे पास दो तरीके हैं। क्या? एक हम बना सकते हैं गॉफ और एक हम बना सकते हैं फॉक। गॉफ इस डायरेक्शन में गॉफ, है ना, गॉफ, और एक डायरेक्शन में यहां से फॉक, है ना। तो दो तरह से हम इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। डन है, बिल्कुल डन है। लेकिन यहां पर अब समझना इसका क्या नाम होता है, ये क्या मतलब, इसका मतलब होता है सर g ऑफ fx, g ऑफ fx, ये होता है। क्या यहां पर ये लिखा हुआ है? नो सर, यहां ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, छोड़ो। इसका क्या मतलब होता है सर? सर इसका मतलब होता है f ऑफ gx, f ऑफ gx, इसका ये मतलब होता है। क्या ये वाला पार्ट यहां पूछा गया है? नहीं सर। सर फिर ये क्या है? ये भी कंपोजिशन है, ये भी कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब है दो फंक्शंस को मिक्स करके एक नया फंक्शन बनाना है। लेकिन ये किस चीज का कंपोजिशन है? ये दो अलग अलग फंक्शंस का कंपोजिशन नहीं है ना। f और g दो अलग अलग फंक्शंस थे, यहां f और g ही दो अलग अलग फंक्शंस थे, तो इनका और इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा और ऐसा बन सकता है। यहां जो क्वेश्चन है ना, यहां दो फंक्शंस अलग अलग नहीं, सेम फंक्शन है। मतलब सर, मतलब अगर मैं आपसे कहूं एक फंक्शन f है और बिल्कुल इसी के जैसा एक और फंक्शन ले लो f और g नहीं, अब f और f, समझ गए? हाँ सर। अब मैं आपसे कहूं बताओ आप इन दोनों का कॉम्पोजिशन कैसे कर सकते हो? जब दोनों सेम फंक्शंस होते हैं ना, तो कॉम्पोजिशन सिर्फ एक ही तरह से निकाला जा सकता है। जब दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं तो कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन आप दो तरह से निकाल सकते हो, फॉग और गॉफ, है ना। लेकिन अगर दोनों फंक्शन सेम हो, उन दोनों का, दोनों ही फंक्शन सेम है, बिल्कुल सेम है, उनका कंपोजिशन निकालना हो तो एक ही तरह से निकाला जा सकता है, एंड दैट इज फॉफ, FOF। चाहे ऐसे बोल दो f और f ऑफ f, या इससे बोल दो f ऑफ f, है ना। तो हम क्या बोलते हैं? f ऑफ f, f ऑफ f, इसको बोला जाता है g ऑफ f, f ऑफ g, है ना। ऑफ, जो o लिखा है ना, o का मतलब होता है ऑफ। तो ये फॉफ हो गया, और फॉफ को अपन ऐसे लिखते हैं, फॉफ को अपन ऐसे लिखते हैं बेटा, वी यूज टू राइट लाइक दिस, FOF। ये जो है ना, ये क्या होता है सर? जैसे ये, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x, लगाना पड़ता है लास्ट में बस, f ऑफ ब्रैकेट fx। तो हमें ये निकालना है बेटा, जल्दी से मैच करो, हमें ये निकालना है। ये दिख रहा है सेम टू सेम? बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। कैसे निकालते हैं सर? आसान है। पहले मैं तुम्हें ये समझाया कि ये f ऑफ fx है क्या, ये समझाया मैंने तुमको।
भाई वो भी तो समझ में आना जरूरी है। दो अलग अलग फंक्शंस को कंबाइन करके गॉफ और फॉक बनाया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों फंक्शन सेम हो और आपको कॉम्बिनेशन निकालना हो तब फॉफ बनता है, फॉफ या गॉग, फॉफ या फिर गॉग। गॉग क्या होता? अगर f की जगह दोनों फंक्शन g और g है तब क्या बनेगा? अगर दोनों फंक्शन सेम सेम है और g और g है तब क्या बनेगा? तो गॉग बनता है, g ऑफ g, g ऑफ g गॉग बनता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं GOG। कैसे? GOG गॉग। ये भी निकाला जा सकता है, इसको बोला जाता है g ऑफ gx। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह इसकी भी कहानी है अपनी। क्लियर है? हाँ सर। अब अपन निकालना शुरू करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इसको हटा दो सर। ठीक है चलिए, तो f ऑफ fx, पहले तो ये वाला f ऐसे ही लिखो और fx की जगह क्या आएगा सर? ये आएगा fx की जगह, है ना? fx इज इक्वल टू दिस लिख दो दोस्त, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। डन। अब fx ये पूरा x की जैसा बन जाएगा, ये पूरा x मान लो। fx देखो सर, fx तो ये है, ठीक है, ध्यान से सुनना। fx इज इक्वल टू कितना है सर? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। कंफ्यूज नहीं हो, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करो। अब मुझे f ऑफ दिस इतना बड़ा चीज निकालनी है, पर मेरे पास तो यही है, तो यार इस पूरे हिस्से को हमें कहां लिखना है? इसकी जगह। अगर हमने इस x की जगह ये पूरा लिख दिया तो ये f ऑफ दिस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 बन जाएगा। लेकिन सिर्फ यहां नहीं आएगा, फिर अगर ये वाला पार्ट इतना बड़ा, ये x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये पूरा का पूरा तुम यहां लिख रहे हो तो फिर यहां और यहां भी लिखा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना? तो हम इस तरह पुट करते हैं, f x की जगह हम रखते हैं x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। f x की जगह x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां भी सेम चीज होगी सर, बिल्कुल होगी, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, नहीं x माइनस 1, इस x की जगह, इस x की जगह अपन ने ये लिख दिया, अब इस x की जगह अपन ये लिख रहे हैं, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और फिर प्लस का 1 प्लस का 1। डन है सर? बिल्कुल डन है। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, डन। सॉल्यूशन कर लो, इसका सॉल्व कर लो। तो ये हो गया बेटा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और ये जो माइनस का 1 है इसको माइनस का 1 अपॉन 1 कर दिया, अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस का 1 कर दिया, 1 को 1 अपॉन 1 कर दिया। ठीक है, डन सर। एलसीएम लेंगे, ये f ऑफ fx लिख देता हूं मैं यहां। ठीक है, f ऑफ fx, ये f ऑफ fx तो है ही, ये क्या है सर? ये क्या है? f ऑफ fx तो है ही, जो अपन को निकालना है ना? ये f ऑफ fx है। ठीक है सर, डन। चलो यहां एलसीएम लेंगे बेटा, तो x प्लस 1 एलसीएम आएगा, एलसीएम विल बी x प्लस 1। डन सर। तो यहां x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन, ये भी x प्लस 1 आ जाएगा एलसीएम में, ये होगा बेटा x माइनस 1 प्लस ब्रैकेट x प्लस 1। ये आप तो सॉल्व तो कर लोगे ना यार, ये अब एलसीएम थोड़ी ना सिखा पाऊंगा मैं कि नहीं बच्चों बेटा एलसीएम ऐसे लिया जाएगा, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इतना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी यार अगर आपको ये भी नहीं आता है तो सर f ऑफ fx क्या आ रहा है? f ऑफ fx आ रहा है दोस्त अरे भैया जल्दी से हो जाए यार, x माइनस 1, ठीक है, माइनस का सिंबल को लेगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। काटा पीटी करते हैं दोस्त और देखते हैं क्या कट रहा है। x से x गया, 1 से 1 गया, वी हैव माइनस 2 अपॉन 2x, माइनस 2 अपॉन 2x, माइनस 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 अपॉन x आया बेटा। ठीक है, ये आंसर आ गया, माइनस का 1 अपॉन x। देखो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन मेरे प्यारे बच्चे, बी ऑप्शन अपना परफेक्टली फाइन है, माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना? आ भी जाना चाहिए यार बच्चा, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा अलग तो फंडा है नहीं उसमें। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ, एमसीक्यू नंबर 9। ठीक है सर, डन। चलो एमसीक्यू नंबर 9 देखते हैं सर, 9 क्या है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, और ये रहा हमारा एमसीक्यू नंबर 9। लेट
टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द यूक्लिडियन प्लेन। ठीक है सर, यूक्लिडियन प्लेन पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना। नॉर्मली आप तो बस ये समझ लो कि एक टी सेट है जिसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल है, सारे टाइप के ट्राइंगल्स है। ऑल ट्राइंगल का मतलब है एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है, इक्विलैटरल है, तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तुम्हारा आइसोसेलेस, सारे टाइप के ट्राइंगल्स इस वाले टी सेट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, and let a relation R on T be defined as A R B if A is congruent to B for all AB belongs to T then R is okay। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ये देखा जाए तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पूरा पूरा, उसी का एग्जाम्पल दे, उसी को उठा के इन्हें एमसीक्यूज में दे दिया। ठीक है, सुनते जाना, पूरा समझाऊंगा तुम्हें, थोड़ा इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है पर पूरा समझाया जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा, गौर से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि एक टी सेट है, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने कहा कि भैया सारे ट्राइंगल्स है। ऑल ट्राइंगल्स का मतलब है दुनिया भर में जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं सारे ट्राइंगल्स हैं। अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगल्स के हिसाब से एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूज होता है और एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। हाँ सर, तो अपन लिखते हैं एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, एटी का मतलब है एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, फिर है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और फिर है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, डन सर, ओके। तो ये एंगल के हिसाब से हो गए। अब साइड्स के हिसाब से बोल देते हैं। साइड्स के हिसाब से बेटा सबसे पहले तीनों साइड्स इक्वल मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो अपन लिखते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल भी इसमें होगा। आइसोसेलेस दो साइड्स इक्वल होते हैं वो भी इसमें होगा। स्केलिन ट्राइंगल जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होते। अब इन 6 ट्राइंगल्स के अलावा हमारे पास कोई ट्राइंगल नहीं होगा। 6 ट्राइंगल, भाई इन्होंने कहा ऑल ट्राइंगल्स, सारे टाइप के ट्राइंगल्स अपन ने लिख लिए। ठीक है सर, अब ब्रैकेट बंद कर दो, हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स हैं टी में। अब तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कि जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन ऑन टी, ये जो वर्ड है ना ऑन टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन टी का मतलब है टी क्रॉस टी की बात हो रही है। भाई रिलेशन ऐसे तो हवा में आ नहीं जाता कि भैया सेट दे दिया और रिलेशन निकाल लो, नहीं। रिलेशन आता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन, क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है। तो यहां तो एक ही सेट है, तो हम समझ गए कि सर बात हो ना हो टी क्रॉस टी की बात हुई होगी, है ना। एक सेट है अगर तो फिर सेल्फ प्रोडक्ट, क्योंकि ऑन टी का मतलब है टी क्रॉस टी, टी से टी तक, पहला सेट टी, दूसरा सेट भी टी। बात क्लियर है सर? 110% क्लियर है। डन, यस सर। अब टी क्रॉस टी अगर तुम निकालने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा, 36 पेयर्स आएंगे। जी हाँ, टी क्रॉस टी बहुत सारे पेयर्स आएंगे, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। टी क्रॉस टी, ठीक है, टी क्रॉस टी निकालते हैं। अब सुनते हैं ना, टी क्रॉस टी का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है सर। अब टी क्रॉस टी में ध्यान से सुनना, अपन एक काम करते हैं, इन सारे ट्राइंगल्स में चलो टी क्रॉस टी निकाल के दिखा देता हूं तुमको। ठीक है, डन सर। देखो टी क्रॉस टी कैसे निकलेगा, दूसरा कलर जी, टी और टी, मुझे टी क्रॉस टी निकालना है। ठीक है, मैं दोनों सेट लिखूंगा और इस बार दोनों सेट में जो ट्राइंगल्स हैं उन ट्राइंगल्स के नीचे टी नहीं लगाऊंगा, AOREIS ये लिखूंगा बस। ठीक है, डन सर। तो यहां लिखा ए यानी एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, देन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, देन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड देन एस फॉर स्केलिन ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारा पहला सेट टी। ठीक है, अब दूसरा सेट टी लिख लेते हैं। ये हो गया सर ए एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल। डन सर, बिल्कुल डन। अब बात हो रही है टी क्रॉस टी की, गौर से सुनना बेटा, टी क्रॉस टी। ठीक है, वैसे ही करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी करवा दूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन समझा रहा हूं बेसिक। अब टी क्रॉस टी के अंदर बेटा ध्यान रखना, ऐसा होता है, पहले सेट का पहला एलिमेंट इन सबसे ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, ए कॉमा ए कॉमा ओ ए कॉमा आर ए कॉमा ई ए कॉमा आई ए कॉमा एस, सब आ जाएंगे ये। फिर आएगा ओ कॉमा ए ओ कॉमा ओ कॉमा आर ओ कॉमा ई ओ कॉमा आई ओ कॉमा एस। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, डन सर। बात परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके अंदर हमारे पास पूरे 36 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। कितने आएंगे? 36 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। डन, डन सर। आगे की बात कर लेते हैं सर। 36 ऑर्डर्ड पेयर्स अगर आ रहे हैं
तो बात इतनी सी है कि अब हमें यहां पे उन ऑर्डर्ड पेयर्स को समझना है, उन ऑर्डर्ड पेयर्स को सेलेक्ट करना है बेटा जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हो। अब रिलेशन कौन सा है? रिलेशन है ए आर बी, मतलब यहां पर रिलेशन में ए कॉमा बी की बात हो रही है, एक्स कॉमा वाई भी लिख देते कभी कभी। इसमें से क्या आएगा और इसमें क्या आएगा? यहां पर एक ऐसे ट्राइंगल की बात हो रही है, यहां एक ऐसे ट्राइंगल की बात हो रही है कि जो दोनों आपस में क्या हो, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मतलब ए और बी, ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो आपस में, इसकी बात हो रही है बेटा। क्लियर है? हाँ सर। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या होगा, तो चलो देखते हैं। मुझे तो लग रहा है ये इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। चलो देखते हैं सर, सेलेक्ट करते हैं इक्विवेलेंस कैसे होगा। इक्विवेलेंस के लिए हमें सबसे पहले इस रिलेशन को देखना पड़ेगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ठीक है सर, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? चलो तो अपन सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है भैया कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर जिस सेट के हिसाब से बात हो रही है, किस सेट के हिसाब से बात हो रही है? इसके हिसाब से बात हो रही है। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर जिस सेट के हिसाब से बात हो रही है ना, उस सेट के सारे एलिमेंट्स के डबलेट प्रेजेंट हो। डबलेट का मतलब है भैया, रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है हमें सेट पे बात करनी है। सबसे पहले सेट कौन है भैया? सेट टी है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह रहा है कि इसके अंदर ए टी है ना, ए टी, तो मुझे ए कॉमा ए चाहिए। टी की बात नहीं करते अभी, टी छोड़ देते हैं, ठीक है। टी को हटा देता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। टी से ट्राइंगल है बस, वहां पे कुछ अलग नहीं है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। डन सर। लो भैया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। डन सर। तो रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है कि भैया टी ट्राइंगल, टी वाले सेट में ए है तो मुझे ए कॉमा ए चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कह रहा है कि मुझे ए कॉमा ए चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया बेटा रिफ्लेक्सिव सेज ए कॉमा ए, ठीक है। वो कह रहा है ओ है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ट्राइंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल कॉमा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो ये कहता है भैया ओ कॉमा ओ चाहिए। फिर ये कहेगा राइट एंगल कॉमा राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल कॉमा राइट एंगल ट्राइंगल। फिर ये कहेगा ई कॉमा ई चाहिए, ई कॉमा ई। आई कॉमा आई चाहिए, आइसोसेलेस कॉमा आइसोसेलेस। और लास्ट में ये कहेगा कि भैया मैं स्केलिन कॉमा स्केलिन, एस कॉमा एस भी चाहिए। ये सारे के सारे बिलोंग करने चाहिए हमारे रिलेशन आर में, ये सारे के सारे बिलोंग करने चाहिए रिलेशन आर में। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब चेक करते हैं ये रिलेशन आर में बिलोंग करेंगे या नहीं, ठीक है सर। अच्छा, अगर मैंने इसकी जगह ए कॉमा बी की जगह मैंने ए कॉमा ए लिख दिया कि भैया पहला भी ट्राइंगल ए है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अब सेम ट्राइंगल से तो कॉन्ग्रुएंट हो गई, समझ रहे हो। मैंने कहा कि मैंने यहां पर एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिया, सेम ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, सेम ट्राइंगल की, ठीक है, जिसका 2 3 4। अब ये वाला भी ट्राइंगल सेम होगा क्योंकि सेम कॉमा सेम है, तो ये भी 2 3 4 होगा, 2 3 4। भाई जब सेम ट्राइंगल की बात हो रही है, बिल्कुल सेम डिट्टो, सेम कॉमा सेम, सेम कॉमा सेम, सेम कॉमा सेम, तो सर आपस में ये दोनों ए कॉमा ए, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सर इसका मतलब जब सेम ट्राइंगल्स हैं, बिल्कुल डिट्टो ट्राइंगल्स हैं, तो ए कॉन्ग्रुएंट बी यहां पर सेटिस्फाई होगा। तो ए कॉन्ग्रुएंट ए होगा, ओ कॉन्ग्रुएंट ओ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ होगा, राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ होगा। हर ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इन सारी कंडीशन में जो ए और बी है, ए बी ए बी ए बी, वो सब कॉन्ग्रुएंट है। ए कॉन्ग्रुएंट बी, ए कॉन्ग्रुएंट बी, ए कॉन्ग्रुएंट बी, ए कॉन्ग्रुएंट बी, सारे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हो गया सर, इस पे टिक मार दो। अब बात करते हैं बेटा अपन काहे की। लेट अस टॉक अबाउट सेकेंड थिंग, दैट इज सिमेट्रिक। सर अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। डन। सिमेट्रिक रिलेशंस। अब सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है सर? चलो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। पता होना चाहिए आपको सारे बेसिक्स, तभी आप कर पाओगे बेटा इन्हें। डन। सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि अगर कोई भी सेट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जैसा इसमें आ रहा है, सिमेट्रिक कहता है कि सर अगर मेरे अंदर ए कॉमा बी आ रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इट इंप्लाइज, इसका मतलब है इट इंप्लाइज कि यहां पर बी कॉमा ए भी आना चाहिए।
बेटा ये अपना सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा सिमेट्रिक, ये भी बता देता हूं, सुनो। देखो मान के चलते हैं कि हमने दो सेट लिए, हमने मान लिया, गौर से सुनना, हमने मान लिया एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और ए कॉमा बी जो हमें दिया गया है उसमें ए और ई आ गया। सपोज हमने मान लिया कि ये हमारे रिलेशन में ए कॉमा ई आ गया, यानी एक्यूट एंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल सपोज दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ जो ट्राइंगल ए है और जो ट्राइंगल ई है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये ए और ई अगर रिलेशन में आए तो क्यों आए, क्योंकि ए और ई आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। डन सर। अच्छा, अगर ए और ई कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ऐसे भी नहीं कह सकता, सो वी कैन से ये ऐसा पलट नहीं सकता हूं क्या मैं, ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए, बिल्कुल कह सकते हैं सर। कॉन्ग्रुएंसी में तो आप पलट सकते हो, मैं कह दूं भाई कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, है ना, मैंने बोल दिया P इज कॉन्ग्रुएंट टू Q, तो आप तो उल्टा भी कह सकते हो, Q इज कॉन्ग्रुएंट टू P, अलाउड है। तो अगर E इज कॉन्ग्रुएंट टू A तो इसका मतलब सर फिर E कॉमा A जो है, E कॉमा A पहले E फिर A, ये भी तो अपना R से बिलोंग करेगा, है ना। A कॉमा E बिलोंग टू R, तो फिर E कॉमा A ऑल्सो बिलोंग टू R, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी वाली बात हो रही है ना। If this is congruent to this, so we can say E is also congruent to A. A E के बराबर है तो E भी A के बराबर है, हो गया। तो भैया जो भी इस रिलेशन में आएगा उसका उल्टा भी इस रिलेशन में जरूर होगा, क्योंकि बात कॉन्ग्रुएंसी की हो रही है। कॉन्ग्रुएंसी में हम चीजें पलट सकते हैं, मीनिंग सेम रहती, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। लास्ट ट्रांजिटिव। सर ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट ट्रांजिटिव। चलिए थर्ड, ये ट्रांजिटिव भी है बेटा, बताता हूं कैसे। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, डन सर। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, चैप्टर के लास्ट पे पहुंच गए अपन, और ट्रांजिटिव भी नहीं पता तो बेकार है। देखो मान के चलो, लेट कर लेते हैं सर, अपन लेट कर लेते हैं कि जो ए, बहुत ध्यान से सुनना, अपन कर लेते हैं लेट, एक काम करते हैं कि जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, चलो लेट कर लेते हैं, हटाओ यार, हटो, यहां पर लेट कर लेते हैं सर। लेट कर लेते हैं कि एक T1 और T2, एक ट्राइंगल है T1 और एक ट्राइंगल है T2, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये कहां में आ जाएंगे सर, ये रिलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज लेट कर लेते हैं कि जो T2 है वो T3 से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी रिलेशन में आएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। अब तो मैं एक बढ़िया सी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर T1 और T2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ट्राइंगल T1, इसकी जगह पर T1, T2, T3, T4, T5, T6 भी ले सकते थे, ठीक है, डन सर। अगर T1 और T2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये क्या बोलता है, ये ऐसा बोलता है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये रिलेशन में आ गए, तो ये T1 कॉन्ग्रुएंट T2, है ना। और अगर T2 और T3 आपस में कॉन्ग्रुएंट है तभी तो ये रिलेशन में आए, तो अपन लिखेंगे T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। पक्की बात है? यस सर। अब देखो यहां पर T2 और यहां पर भी T2, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है डिट्टो, सेम टू सेम, सेम शेप, सेम साइज, बिल्कुल सेम डिट्टो। अगर मैं कहूं ये 2 रुपए का सिक्का है तो फिर ये भी 2 रुपए का सिक्का है, और ये 2 रुपए का सिक्का है T2 तो ये भी 2 रुपए का सिक्का है, और ये 2 रुपए का कॉइन है तो फिर ये भी 2 रुपए का कॉइन है। तो कुल मिला के बस यहां इतना बताना चाहता हूं बेटा कि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इस T2 और T2 के कॉमन होने की वजह से T1 और T3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? सो T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो इसका मतलब सर T1 और T3 भी हमारे रिलेशन में आएंगे। जी हां, हमारे रिलेशन में ये भी आएगा क्योंकि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है ना। आपसे कहूं भाई ये 2 ट्राइंगल बना दिए मैंने, ठीक है, 3 ट्राइंगल बना दिए, इसका नाम है T1, इसका नाम है T2, इसका नाम है T3। अब मैंने कह दिया बेटा कि जो T1 है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है। फिर मैंने इसको छुपा लिया, मैंने कहा T2 और T3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मैंने कहा ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। अरे भाई जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 और T3 भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, ठीक है, कॉपी करूं, ठीक है। तो सर इसी हिसाब से T1 और T3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, तो T1, T3 भी रिलेशन में आएगा।
और यही तो क्या होता है, यही तो ट्रांजिटिव होता है कि अगर आपके पास a कॉमा बी, बी कॉमा सी रिलेशन में आ रहे तो b से b छोड़ दो, सेम से सेम छोड़ दो। T1 और T3 भी होने चाहिए, क्या T1 और T3 भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, और हो रहा है। T1 और T3 आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है बेटा, इक्विवेलेंस। सर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्यों है, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, क्लियर है? यस सर, थोड़ा सा लेंथी चला गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये लास्ट है। लेट अस डिफाइन अ रिलेशन R in R as A R B if A is greater than equal to B then R is। ठीक है, चलो देखते हैं। एक रिलेशन है R टू R का मतलब है रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, रिलेशन कहां से जा रहा है सर, रिलेशन जा रहा है R टू R। ठीक है, ये रियल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर का सेट है, और R ये रिलेशन है। ठीक है, डन सर। आगे देखते हैं सर। अब यहां पर A और B का रिलेशन है, A इसमें से निकल रहा होगा सर, छोटा a पहले वाले सेट में से निकल रहा होगा, और छोटा b यहां, वैसे x कॉमा y लिया जाता है, पर इन्होंने a कॉमा b दे दिया, तो डरने की या घबराने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें समझ में आ गया कि a r b जो है ये रिलेशन में तब आएगा, ये बेटा एक्चुअली इसको ऐसा पढ़ा जाता है a कॉमा b। ठीक है, a कॉमा बी, इसको ऐसा पढ़ा जाता है। तो a कॉमा बी हमारे रिलेशन में कब आएगा बेटा, जब a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b होगा। क्लियर है? ये रिलेशन है दोस्त, दिस इज द रिलेशन। आप कह सकते हो सर ये हमारा रिलेशन दिया गया है। ठीक है, डन। अब बात समझना, देखो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है, इक्विवेलेंस तो नहीं है, दिस इज नॉट इक्विवेलेंस। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ईमानदारी से सुनना। ठीक है सर, एक एक करके चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, और अपना सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, क्योंकि सबसे पहली जो बारी आती है वो रिफ्लेक्सिव की आती है सर। डन, देखते जाना जी सर, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यार ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्यों होगा सर, बताता हूं। देखो, रिफ्लेक्सिव कहता है सेम कॉमा सेम आना चाहिए रिलेशन में, बस सेम कॉमा सेम। और किसके हिसाब से, इनपुट वाले सेट के हिसाब से। इनपुट वाला सेट, पहला सेट रियल नंबर का सेट है, मतलब रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, सारे रियल नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर, 0, 1/2, 5/8, रैशनल, इरैशनल सब आ जाते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव कहेगा कि भाई साहब a कॉमा a शुड बिलोंग टू रिलेशन R, a कॉमा a रिलेशन R में होना चाहिए फॉर ऑल a दैट बिलोंग्स टू R, दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट। सारे a रियल नंबर का सेट में जितने भी a हैं, जितने भी a मतलब जितने भी रियल नंबर है, सारे रियल नंबर है, सारे रियल नंबर्स के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। और ये होगी, क्यों होगी मैं बताता हूं, सुनो, बस तुम्हें बस इतनी सी चीज ध्यान देनी है कि सर ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब ये जो कंडीशन है ना, इसमें दो चीजें हैं सर, दो चीजें, या तो आप कह सकते हो a इज ग्रेटर देन b, है ना, या फिर a इज इक्वल टू b, या फिर आप कह सकते हो a इज इक्वल टू b। दो काम हो सकते हैं, है ना, और बीच में लगाए, मतलब इन दोनों में से कोई एक हो जाए तो भी काम हो जाएगा, दो तो हो ही नहीं सकते, कोई चीज इक्वल और ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती साथ ही साथ, है ना। तो या तो ये हो या फिर सर ये हो। ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन। अब समझना मेरी बात, अगर मैं सेम कॉमा सेम ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से कि मैं यहां 1,1 ले लेता हूं। ठीक है, मतलब a कॉमा b में a भी 1 है और b भी 1 है। क्या दोनों रियल नंबर हैं? हाँ सर, a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है। ठीक है, क्या ये दोनों इस वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। बोलो कैसे, मैं बताता हूं। 1,1 बेटा ये तो नहीं है, पर ये जरूर है, a इज इक्वल टू b। 1,1 बिल्कुल सर फॉलो कर रहा है, 1,1 फॉलोज a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ये कंडीशन तब फॉलो मानी जाती है जब इन दोनों में से कोई एक फॉलो हो जाए। ये फॉलो हो गई, देखो 1 इज इक्वल टू 1 यानी a इज इक्वल टू b, तो ये फॉलो हो गई। और अगर इसने फॉलो कर दिया तो इसका मतलब a कॉमा a रिलेशन में आएगा, यानी ये वाला पार्ट रिलेशन में आएगा। ऐसे ही बच्चों तुम -√2 कॉमा -√2 लिख दो, सर ये दोनों आ सकते हैं। हाँ बेटा, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, a
रियल नंबर, बी ये भी रियल नंबर है ना, दोनों इरेशनल है ना, इरेशनल भाई रियल नंबर होते हैं। सर ये भी हमारा ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसको फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। कैसे? ए बी ए इज इक्वल टू बी है, देखो ए बी माइनस रूट टू बी बी माइनस रूट टू ए इज इक्वल टू बी, ये वाला फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है सर, रिफ्लेक्सिव पे टिक लगा दो, रिफ्लेक्सिव इज करेक्ट। अब आते हैं सिमेट्रिक पे, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट सिमेट्रिक। डन सर। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है दोस्त, अभी अपन ने रिवाइज करा सर। सिमेट्रिक का मतलब है अगर, अगर ध्यान से सुनना, अगर कोई भी चीज, कोई भी चीज, मेरी बात सुन लो, सिमेट्रिक बहुत नाटकबाज चीज है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, देख लेना, ये सिमेट्रिक नहीं आएगा, मैं बताता हूं क्यों, सुनो। सिमेट्रिक कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर देन इट इंप्लाइज बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। मतलब सुनो, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है सर। लिख लेता हूं मैं, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, ठीक है। डन। देखो मैं कह देता हूं 1,3, क्या 1,3 इसको फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। क्यों? देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और बेटा ये दो चीजें मैंने बताई ना, ये दो चीजें, दो रिलेशंस हैं, या तो ए इज ग्रेटर देन बी हो, या फिर बेटा ए इज इक्वल टू बी हो। इन दोनों में से कोई एक चीज फॉलो हो जाए, हम मान लेते हैं कि हाँ ये पूरी फॉलो करा दी, है ना। डन सर। तो यहां पर देखो ए और बी, अब समझना बात को, ए और बी सर ये आ रहा है, यहां ए इज स्मॉलर देन बी, क्या ये यहां कहीं लिखा है? नहीं सर, तो ये नहीं आएगा, ये रिलेशन हमारा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। डन सर। वहीं अगर मैं इसको उल्टा कर लूं, फॉर एग्जाम्पल 3,1 कर लूं, तो सर अब ये हो गया ए और ये हो गया बी। डन। तो अब 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है, ए बड़ा है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, हां सर आ रहा है। तो क्या अब मैं इसका उल्टा भी लिख सकता हूं? भाई 3,1 तो आएगा, जैसे अपन एग्जाम्पल में ले ले, 3,1 तो आएगा, कहां आएगा? बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। 3,1 तो रिलेशन में बिलोंग करेगा ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी अगर 3,1 आ रहा है तो उल्टा बी कॉमा ए मतलब 1,3 भी आना चाहिए। चलो देख लेते हैं सर, 1,3 देख लेते हैं। अभी वैसे 1,3 देख चुके हैं अपन। 1,3 आएगा क्या? इसको भूल जाओ, 1,3 आएगा क्या? चलो चेक कर लेते हैं सर। ये ए हो गया, ये बी हो गया। सर 1 तो छोटा है 3 से, तो ए तो छोटा है बी से। ए इज स्मॉलर देन बी थोड़ी ना है सर, इन दोनों में ए इज स्मॉलर देन बी कहीं नहीं है। इसका मतलब सर ये नहीं आएगा, 1,3 नहीं आएगा। तो अपन कहेंगे 3,1 तो आ रहा है, बट इसका उल्टा 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 6,2 ले लो, 9,5 ले लो, जो लेना है तुम्हें, 2,0 ले लो। रियल नंबर और रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है सर। अब ये जब कंप्लीटली फॉलो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। देखो इक्विवेलेंस तो नहीं होगा, इक्विवेलेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है, छोड़ो। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव का अभी अपन को नहीं पता, ठीक है, ट्रांजिटिव का अभी अपन को नहीं पता, ठीक है। सिमेट्रिक है, नहीं है सर सिमेट्रिक, खत्म, काट दो। नीदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव, कह रहे ना ट्रांजिटिव है ना रिफ्लेक्सिव है, पर रिफ्लेक्सिव तो आ गया था, ये भी गलत है। ऑटोमेटिक हमारा आंसर बी आ गया। लो भैया, ट्रांजिटिव अगर तुम इसको चेक करोगे तो ट्रांजिटिव निकलेगा 100%। जल्दी से कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, लास्ट ही है ये क्वेश्चन तो, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करा दूं? अगर आप चाहो तो मैं ट्रांजिटिव चेक करा सकता हूं। देखो देखो ट्रांजिटिव कैसे होगा, देखना ध्यान से सुनो। मैं ट्रांजिटिव चेक कराऊं? हाँ सर, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग, ठीक है सर। देखो ट्रांजिटिव चेक कराता हूं, सोच सुनना। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। सोचो दो टर्म्स बताओ। देखो अगर मैंने बोल दिया, बहुत गौर से सुनना, 3 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये बेसिकली मैंने क्या बोला, दो चीजें बताएगा, या तो ए इज ग्रेटर देन बी या फिर ए इज इक्वल टू बी, है ना, या फिर ए इज इक्वल टू बी। दो में से कोई एक भी चीज फॉलो करा दी तो आंसर, तो मतलब माना जाएगा क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। डन।
तो ये a इज ग्रेटर देन b है, 3 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा किसमें, रिलेशन में, ठीक है, पक्की बात। हाँ, अब ऐसे ही बच्चों ये 3,1 1 पे खत्म हुआ ना, 1 पे खत्म हुआ ना, ट्रांजिटिव की बात कर रहा है तो 1 से शुरू करो इसको, ठीक है सर, 1, -2। सर ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, बोलो क्यों, देखो सर बताता हूं। सर ये इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि जो 1 है a, ये बड़ा है सर -2 से, ये b से बड़ा है। अब ये वाला पार्ट तो यहां फॉलो हो गया सर, है ना, डन सर, हो गया कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई, तो ये भी बिलोंग करेगा, ठीक है, डन सर। ये भी क्या है सर, a इज ग्रेटर देन 1 यानी b, ये भी हो गया सर। अब सुनो, a, b यानी कि 1, b, c यानी कि 1, -2, 1 इसके लास्ट में है, 1 इसके शुरुआत में है, छोड़ो गोली मारो। 3, -2 को चेक करना है, क्या ये हमारा रिलेशन को बिलोंग करेगा, जी हां करेगा। क्यों करेगा बताओ जरा, क्यों करेगा ये बिलोंग, सर आपने टिक क्यों मार दिया, बताता हूं। मैच कर लो इन दोनों में से, यानी ये कंडीशन फॉलो करानी पड़ेगी, इसको तो हो जाएगा। ये क्या है सर, a, ये क्या है सर, b। सर a बड़ा तो है, 3 बड़ा है -2 से, a बड़ा है बेटा, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, इन दोनों में से कोई एक आनी थी, a इज ग्रेटर देन b आ गई, इसका मतलब ये रिलेशन में होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी है। समझ गए, डन सर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो, सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन टॉप नॉच लगे हो, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गए हो, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर देना। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें जान लो, क्योंकि हमारे पास हमारे सेशंस में, हमारे वीडियोस में कई बार नए बच्चे आते हैं, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल दी क्लासेस ऑफ K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ साथ 100% टॉप क्लास क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, हाई क्लास हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इस हाई क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कंटेंट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिलेगी, एक्सप्लेनेशन में राइटिंग आपको बिल्कुल क्लासिक मिलेगी, एक्सप्लेनेशन में कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका आपको बिल्कुल 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 बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। क्वालिटी इज नॉट अबाउट ओनली विजुअल एंड ऑडियो, ऑडियो और वीडियो की बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो एंड वीडियो की बात नहीं होती है। हाई क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है तुम तक हर हालत में कॉन्सेप्ट पहुंचाने का काम मैग्नेट ब्रेन्स करता है। आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, सारे वीडियोस को एक फॉर्मेट में, एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको दी जाती है अरेंज करके, और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई कराने में हम आपकी मदद करते हैं। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, निराश नहीं हो, हिंदी मीडियम के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। वहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 यानी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बीच किसी भी कक्षा में, चाहे 6 हो, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी कक्षा में आप पढ़ते हो, आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से आप पढ़ाई अगर कर रहे हो, तो टेंशन फ्री होकर आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया जोरदार वाली पढ़ाई कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस देखकर। इसी के साथ इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूं, जो नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, जिनको नोट्स की रिक्वायरमेंट आती है, तो उनके लिए बता देना चाहता हूं, बेटा आप नोट्स बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे आके। वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, विच इज www.magnetbrains.com, या फिर आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, magnetbrains.com या फिर ऐप, दोनों में से आप जिस भी पोर्टल को ओपन करोगे, आपको कॉर्नर में ग्रैब ई नोट्स दिख जाएगा बेटा, इस पे क्लिक करना। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम सीबीएसई वाले बच्चे, इस पे क्लिक कर देना ग्रैब ई नोट्स पे, फिर अपनी क्लास और अपना सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, सेलेक्ट कर लेना, डाउनलोड कर लेना सॉफ्ट कॉपी, और बढ़िया तरीके से ई नोट्स और ई बुक से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।